चैप्टर 21 फूलों की माला। आप देख सकते हैं कि वह आकृति छोटे से पीपे के पास चट्टान पर लेटी हुई है तथा मूंगे के एक ऊंचे ढेर के कारण आराम से धूप से बची हुई है। डिक ने कहा, वह सो रहा है। उसने समुद्र तट से चट्टान की ओर देखने के बारे में नहीं सोचा था, अन्यथा वह उस आकृति को पहले ही देख लेता। डिकी, एमिलिन ने कहा, कुआं, अगर आपने कहा कि नाव पेड़ से बंधी थी तो वह कैसे पार हुआ? मुझे नहीं पता, डिक ने कहा, जिसने इस बारे में नहीं सोचा था वह वहाँ है। वैसे भी मैं तुम्हें बताता हूँ एम, हम नाव से पार जाएंगे और उसे जगाएंगे। मैं उसके कान में चिल्लाऊंगा और उसे उछलने पर मजबूर करूंगा। वे चट्टान से नीचे उतरे और जंगल से होते हुए वापस नीचे आए। जैसे ही वे आए, एमिलिन ने फूल तोड़े और उन्हें अपनी एक माला में सजाना शुरू कर दिया। कुछ लाल हिबिस्कस, कुछ ब्लूबेल्स, रोएदार डंठल और कड़वी खुशबू वाले कुछ पीले खसखस। आप ये सब किस लिए बना रहे हैं? डिक ने पूछा, जो हमेशा एमिलिन की पुष्पमाला बनाने की प्रक्रिया को करुणा और अस्पष्ट घृणा के मिश्रण से देखता था। मैं इसे मिस्टर बटन के सिर पर लगाने जा रही हूँ, एमिलिन ने कहा, ताकि जब आप उसके कान में बू कहें तो वह इसे पहनकर उछल पड़े। डिक इस व्यावहारिक मजाक के विचार पर खुशी से हंस पड़ा और एक क्षण के लिए उसने अपने मन में ये स्वीकार भी कर लिया कि आखिर पुष्पमालाओं जैसी निरर्थक चीजों का भी कोई उपयोग हो सकता है। नाव को एक ही फैली हुई छाया के नीचे बांध दिया गया था। पेंटर पानी के ऊपर फैली हुई शाखाओं में से एक से बंधा हुआ था। ये बौने जमीन के करीब एक असाधारण तरीके से शाखाएं बनाते हैं, जो रेल की तरह शाखाएं फैलाते हैं। पेड़ ने छोटी नाव के लिए एक अच्छा संरक्षण बनाया था। इसे लुटेरों के हाथों और सूरज से बचाता था। पेड़ की सुरक्षा के अलावा पैडी ने कभी कभी नाव को उथले पानी में डुबो दिया था। यह एक नई नाव थी और इस तरह की सावधानियों के साथ कई सालों तक चलने की उम्मीद की जा सकती थी। अंदर आ जाओ, डिक ने कहा, पेंटर को खींचते हुए ताकि डिंगी का धनुष समुद्र तट के करीब आ जाए। एमिलिन सावधानी से नाव में चढ़ी और पीछे की ओर चली गई। फिर डिक नाव में चढ़ गया, उसे धक्का दिया और नाव को आगे बढ़ाया। अगले ही पल वे चमकते पानी पर थे। डिक ने सावधानी से नाव चलाई, उसे डर था कि कहीं सोए हुए व्यक्ति को जगा न दे। उसने पेंटर को कोरल स्पाइक से बांध दिया, जो कि प्रकृति द्वारा इस उद्देश्य के लिए वहां लगाया गया था। वह चट्टान पर चढ़ गया और पेट के बल लेटकर नाव के किनारे को करीब खींच लिया ताकि एमिलिन उतर सके। उसने जूते नहीं पहने थे, लगातार खुले में रहने से उसके पैरों के तलवे चमड़े की तरह असंवेदनशील हो गए थे। एमिलिन भी बिना जूतों के थी। उसके पैरों के तलवे, जैसा कि हमेशा बहुत घबराए हुए लोगों के साथ होता है, संवेदनशील थे और वह नाजुक ढंग से चलती थी, सबसे खराब जगहों से बचती हुई, अपने दाहिने हाथ में अपनी माला पकड़े हुए। ये पूर्ण ज्वार था और बाहर लहरों की गड़गड़ाहट ने चट्टान को हिला दिया। यह एक चचमे होने जैसा था जब ऑर्गन की गहरी बास पूरी तरह से चालू हो जाती है, जिससे जमीन और हवा, दीवारें और छत हिल जाती है। हवा के साथ स्प्रे के छींटे आ रहे थे और चक्कर लगा रहे गल्स की उदासी भरी हाय हाय भूतिया नाविकों की आवाज़ों की तरह लग रही थी जो हेलियार्ड को खींच रहे थे। पैडी अपनी दाहिनी ओर लेटा हुआ था और गहरी गुमनामी में डूबा हुआ था। उसका चेहरा उसके दाहिने हाथ की कोहनी में दबा हुआ था और उसका भूरे रंग का टैटू वाला बायां हाथ उसकी बाईं जांघ पर पड़ा था, हथेली ऊपर की ओर। उसके पास कोई टोपी नहीं थी और हवा उसके भूरे बालों को हिला रही थी। डिक और एमिलिन चुपके से उसके पास पहुंचे और उसके ठीक बगल में पहुंच गए। फिर एमिलिन ने हंसते हुए फूलों की छोटी माला बूढ़े आदमी के सिर पर फेंकी और डिक घुटनों के बल बैठ गया और उसके कान में चिल्लाया। लेकिन सपने देखने वाले ने न तो कोई हरकत की और न ही अपनी उंगली हिलाई। पैडी, डिक चिल्लाया, उठो उठो। उसने कंधे को तब तक खींचा जब तक कि वो आकृति अपनी बगल की मुद्रा से पीठ के बल गिर नहीं गई। आंखें चौड़ी होकर घूर रही थीं। मुंह खुला हुआ था और मुंह से एक छोटा केकड़ा निकला। वह थोड़ी के ऊपर से सरक गया और मूंगे पर गिर गया। एमिलिन चिल्लाई और गिर जाती, लेकिन लड़के ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। चेहरे का एक हिस्सा चट्टानों के
लावा द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसने उसे अपने पास रखा और उस भयानक आकृति को घूरता रहा जो पीठ के बल लेटी हुई थी, हाथ फैलाए हुए। फिर डर से पागल होकर उसने उसे छोटी नाव की ओर खींचा। वह संघर्ष कर रही थी और हाँफ रही थी और हौंफ रही थी, जैसे कोई व्यक्ति बर्फीले पानी में डूब रहा हो। उसकी एक ही प्रवृत्ति थी कि भाग जाए, कहीं भी भाग जाए, चाहे वह कहीं भी हो। उसने लड़की को घसीटकर मूंगे के किनारे पर ले गया और नाव को पास खींच लिया। अगर चट्टान अचानक आग की लपटों में घिर जाती तो वह उससे बचकर भागने और अपने साथी को बचाने के लिए खुद को और अधिक नहीं लगा सकता था। एक पल बाद वे तैरने लगे और वह किनारे की ओर बेतहाशा खींच रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, न ही उसने कुछ सोचने के लिए रुका। वो भय से भाग रहा था, नामहीन भय, जबकि उसके पैरों के पास बैठी बच्ची अपना सिर गनवेल पर टिकाए, खुली आंखों से और अवाक होकर विशाल नीले आकाश को देख रही थी, मानो वहां कोई भयावहता दिखाई दे रही हो। नाव सफेद रेत पर टिकी हुई थी और आने वाली ज्वार की लहरों ने उसे किनारे की ओर धकेल दिया। एमिलिन आगे की ओर गिर गई थी, वह बेहोश हो गई थी।